नमस्कार सभी को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत के चैप्टर के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालने के फॉर्मूले और उनके उदाहरण और कुछ क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अधिमान अंश पूंजी की लागत निकालने के फॉर्मूले क्या हैं, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अधिमान अंश पूंजी की लागत निकालने से पहले ऐसे अधिमान अंश पूंजी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अधिमान अंश पूंजी एक ऐसी अंश पूंजी है जिस पर एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश चुकाया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसी शेयर कैपिटल है जिस पर पूर्व निश्चित दर से सबसे पहले जिस टाइम आप इसको इश्यू करोगे उसी टाइम इस पर आपको जो क्या डिविडेंड पे करोगे वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित दर से लाभांश चुकाया जाता है। अधिमान अंशों पर लाभांश का भुगतान उसी दशा में किया जाता है जब कंपनी को लाभ प्राप्त हो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो उसी कंडीशंस में दिया जाता है जब कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो, अपर्याप्त लाभ हो या बाद में घाटे के किसी वर्ष में अगर कोई घाटा हो गया उस वर्ष में कंपनी लाभांश देने के लिए बाध्य नहीं हो सकती। अपर्याप्त लाभ घाटे के वर्षों में केवल असंचयी पूर्वाधिकार अंशों की दशा में कंपनी लाभांश चुकाने के दायित्व से मुक्त हो जाती है। जब आपको किसी कंपनी को लाभ नहीं हो, अपर्याप्त लाभ हो या घाटे के वर्ष हो तो केवल सिर्फ असंचयी पूर्वाधिकार जो उनके असंचयी पूर्वाधिकारांश होते हैं उन पे लाभांश नहीं चुकाना होते हैं। संचयी पूर्वाधिकारांश होते हैं उन पे आप कंपनी को क्या होता है, लाभांश चुकाना होता है। संचयी पूर्वाधिकारांशों पे क्या होता है कि जो लाभांश किसी वर्ष में अगर लाभांश नहीं हुए हैं तो वो उसका लाभांश उसके संचय में हो जाता है, रिजर्व में हो जाता है और नेक्स्ट ईयर जब भी कंपनी को प्रॉफिट में होती है तो वो लाभांश से पेड करने होते हैं। इसके बीच में एक थोड़ा सा एक जानकारी और ले लेते हैं। कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 के लागू होने के पश्चात कोई भी कंपनी अशोधनीय अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। अतः वर्तमान में केवल शोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन ही किया जाता है। कंपनी एक्ट 1998 के अनुसार क्या होता है कि अभी कोई इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर कोई इश्यू नहीं कर सकती। अब केवल होते हैं तो वो रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर ही इश्यू होते हैं। नोट, अधिमान अंशों पर दिया जाने वाला लाभांश आयकर की दृष्टि से स्वीकार्य व्यय नहीं होता है, अतः इनकी लागत कर पश्चात ज्ञात की जाती है। प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड पे करते हैं तो वो आयकर की दृष्टि से क्या है, वो उसकी छूट नहीं मिलती है। तो इसकी लागत कैसे निकाली जाती है, कर पश्चात। जैसे डेब्ट कैपिटल के हमने देखे थे तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका क्या है, आयकर की दृष्टि से वो एक स्वीकार्य व्यय होता है। उनकी कॉस्ट सबसे पहले निकाली थी तो वो किस पे निकाली थी, कर से पूर्व की लागतें इसमें निकाली थी। अधिमान अंश पूंजी की, अब जैसे इसका सूत्र है, सूत्र के अनुसार क्या है, अधिमान अंश पूंजी की लागत की गणना ऋण पूंजी की लागत की गणना के समान ही है। जैसे अपने डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट निकाली थी उसी के अकॉर्डिंग ही इसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकलती है। अंतर केवल इतना है, उसमें इंटरेस्ट जो सूत्र में इंटरेस्ट यूज किया था उसकी जगह क्या करना है, डिविडेंड यूज करना है। तथा उसमें क्या है कि डेब्ट कैपिटल की सबसे पहले जिस फॉर्मूले से अपने बिफोर टैक्स कॉस्ट निकाली थी इसमें वो निकलेगी आफ्टर टैक्स से, बस इतना ही अंतर है। तो सबसे पहले क्या, अधिमान अंश पूंजी की लागत की गणना में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अधिमान अंश की जो पूंजी की लागत की गणना करती है उनमें ये निम्न सूत्र काम में लिया जाता है। सबसे पहला क्या सूत्र होगा, जब अधिमान अंश पूंजी शोधनीय हो, आपकी क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो, रिडेम्बल हो, तथा शोधन की अवधि आपको जो क्या टाइम पीरियड दे रखा है कि कितने वर्षों के पश्चात आपको क्या करना है, शोधन, तथा शोधन पर देय राशि की सूचना दी हुई हो। आपको जब रिडेम्पशन करोगे आप प्रेफरेंस शेयर का तो उस पे आपको कितनी राशि आप पे करोगे ये सारी सूचनाएं दी हुई हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स बराबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बट्टा एन भाग मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बटा 2 इंटू 100। तो उसमें क्यों है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकाला था उसमें डिविडेंड की जगह क्या लिया था, इंटरेस्ट लिया था। बाकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी आपकी, इसमें देखो नीचे देखा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंश पूंजी की लागत। दूसरा हो गया आपकी मैच्योरिटी वैल्यू, एमवी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू, परिपक्वता पर देय राशि मैच्योरिटी वैल्यू। एनपी हो गया प्राप्त शुद्ध राशि, नेट प्रोसीड। एन हो गया जो आपके यहाँ पे एन काम में लिया है, इसका क्या हो गया, परिपक्वता की अवधि, नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परिपक्वता की क्या अवधि रहेगी।
दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या दे रखा है, जब अधिमान अंशों के शोधन की अवधि या शोधन पर देय राशि की सूचना नहीं दी हो, मतलब इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपको दी हो तो उसकी शोधन की कोई अवधि नहीं हो, कितने वर्षों के बाद इसको रिडेम्पशन करोगे आप, या बाद में रिडेम्पशन पर कितनी राशि आप पे करोगे, ये कोई सूचना नहीं दी हुई हो तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स निकलेगी। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की वो आफ्टर टैक्स से ही निकलती है सबसे पहले। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स बराबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड, मतलब आप कितना पे करोगे, नेट प्रोसीड आपने कितना प्राप्त शुद्ध राशि आपकी क्या है, इनटू 100, मतलब लाभांश बटा प्राप्त शुद्ध राशि इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकल जाएगी। नोट इनमें क्या है, सबसे पहले कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो किसी प्रेफरेंस शेयर के निकाल रहे हैं तो वो क्या है, आफ्टर टैक्स निकल रही है। तो अधिमान अंश पूंजी की दर कर पश्चात लागत को निम्न सूत्र की सहायता से कर पूर्व लागत में परिवर्तित किया जाएगा। आपका जो अधिमान अंश पूंजी मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की आफ्टर टैक्स की जो कॉस्ट आई है उसको क्या है कि ये फॉर्मूला से आप किसमें बदल कन्वर्ट कर सकते हो, बिफोर टैक्स में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स बराबर कॉस्ट आफ्टर टैक्स इनटू 1/1 माइनस टैक्स रेट। उसमें क्या था, सीधा गुणा में था, इसमें क्या हो गया 1 माइनस टैक्स रेट क्या हो गया, भाग में चला गया। अब इसमें इस फॉर्मूले में दोनों पहले वाले फॉर्मूले में जब अधिमान अंश पूंजी की शोधन हो, रिडेम्बल हो और उसकी अवधि दी हुई हो तथा उसकी राशि दी हो तो उसमें अपने काम में लिया था नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड निकालने के लिए वही जो पहले वाले में डेब्ट कैपिटल के निकाली थी उसी तरीके से इसकी नेट कैपिटल निकलेगी कि अगर प्रेफरेंस शेयर का मतलब इश्यू है, प्रीमियम पर इश्यू किया है तो क्या हो जाएगी, प्राप्त शुद्ध राशि हो जाएगी सममूल्य प्लस प्रीमियम माइनस निर्गमन मूल्य, प्रीमियम जोड़ के उसमें से निर्गमन मूल्य को घटा के और प्राप्त शुद्ध राशि निकालेंगे। दूसरा, अगर बट्टे पे निर्गमन कर रहे हैं तो प्राप्त शुद्ध राशि हो जाएगी सम मूल्य है, उसमें से बट्टा पे सबसे पहले लेस करेंगे, उसके बाद में उसके निर्गमन व्यय को लेस करेंगे। और तीसरा, अगर सम मूल्य पर निर्गमन हो तो प्राप्त शुद्ध राशि हो जाएगी सम मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, निर्गमन व्यय कर देंगे। तो इसके जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।